Jai Hind everyone, welcome to this 30-day CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 All India Rank 163. This is the 8th lecture of Polity series. देखिए ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. अब तो लेट अस बिगिन. देखिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने 6th लेक्चर में कवर कर दिया था. कुछ आर्टिकल्स हैं जो आउटसाइड डायरेक्टिव्स हैं, आउटसाइड पार्ट 4 हैं. पार्ट 4 DPSP से डील करता है, तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 351, आर्टिकल 335. देखिए आर्टिकल 335 जो है SC/ST के क्लेम को कंसिडर करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 350 है, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन की बात करता है. और आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करता है. इसमें देखिए बहुत कुछ समझाने को नहीं था. मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. देखिए हम आगे प्रोसीड करते हैं. देखिए फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP. इसमें आपको 6 पॉइंट याद रखना है. पहला पॉइंट है, देखिए जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट और DPSP नॉन जस्टिसेबल है. इसका मतलब ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप उसको क्लेम करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज़ बाउंड टू ensure that your fundamental right is not breached. और DPSP है नॉन जस्टिसेबल. देखिए DPSP एक इनेबलिंग प्रोविजन है. अगर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि गवर्नमेंट ने जो भी DPSP में मेंशन कर रखा है उसको इन्फोर्स नहीं किया, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. देखिए दूसरा डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल जस्टिस है और DPSP है वो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस है. अब हम एकदम पर्टिकुलरली स्टिक कर रहे हैं एग्जाम से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. फंडामेंटल राइट का लीगल सैंक्शन है, DPSP का कोई लीगल सैंक्शन नहीं है. हाँ, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि कुछ DPSP के आर्टिकल्स को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, जैसे कि आर्टिकल 45 जो कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन 0 से 6 ईयर्स के लिए है. तो उसमें सरकार ने लॉ बनाया है, तो वो उसको लीगल सैंक्शन मिल जाता है. अब डिफरेंस बस यही समझिए कि फंडामेंटल राइट को लीगल सैंक्शन है और DPSP को लीगल सैंक्शन नहीं है. फंडामेंटल राइट जो है वो पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है. DPSP जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक है. फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होता है, DPSP जो है ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होता है. वही अभी हम जो एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे थे, इसको इन्फोर्स करने के लिए लॉ को पास होना ज़रूरी है. गवर्नमेंट पार्लियामेंट को लॉ पास करना ज़रूरी है DPSP को इन्फोर्स करने के लिए. लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. इसमें ऐसा नहीं है, कोर्ट कांट डिक्लेयर. आगे हम प्रोसीड करते हैं. देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है. फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A में है. इसका सोर्स जो है हमने USSR से लिया है, सोरेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. देखिए 10th फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया. उसके बाद फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, डैट कंपलसरी एजुकेशन वाला लास्ट में. देखिए फीचर आप याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी का एग्जाम पॉइंट से. कुछ मॉरल हैं, कुछ सिविक्स हैं. इट इज़ कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आपको पनिश किया जाएगा. आगे हम प्रोसीड करते हैं. देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. देखिए उन पार्ट्स को बोला जा सकता है कि अगर हम उसको वह संविधान से अगर निकाल दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगर निकाल दिया जाए उस प्रोविजंस को, तो इसका जो है एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस लॉस हो सकता है. आप पर्टिकुलरली आप इतना ही समझिए बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब. केसेस कुछ इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर से. हम देख लेते हैं कि शंकरी प्रसाद केस में 1951 में इसमें जजमेंट आया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. अब हम देखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से स्टेक कर रहे हैं, तो आप बस इतना ही ध्यान रखिए. गोलकनाथ केस जो था 1967 में, इसने बोला कि इट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट अमेंड देम. आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ प्रोसीजर बताता है अमेंड करने का, और उनको पावर नहीं दिया गया है. देखिए गोलकनाथ केस 1967 के बाद इमीडिएट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था. इमीडिएट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था. उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको अमेंड करके प्रोसीजर और पावर दोनों ही इंक्लूड कर दिया था. उसके बाद फिर रिमार्केबल जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस है. ये बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से. बहुत ही हर एग्जाम में लगभग कभी न कभी ये पूछा ही जा चुका है. केशवानंद भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्केबल जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का कंपोनेंट जो है इट इज़ नॉट डिफाइंड. ये टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ही इसको बताता है कि दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है.
बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट को आप ध्यान रखेंगे। मैं इस लिस्ट को, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है, मैं अपने इस लिस्ट को, आप इस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट फीचर आपको याद रखना है फेडरल फीचर्स, कुछ फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स। ये एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको दे करके ये लिस्ट पूछ लेगा कि ये कौन सा फीचर है, फेडरल है या यूनिटरी है, तो आप ध्यान रखेंगे का लिस्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 7 इंपॉर्टेंट लिस्ट आप ध्यान रखेंगे फेडरल फीचर्स में। डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो 7 शेड्यूल में आता है, उसके हिसाब से 3 लिस्ट बने हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सभी लिस्टों का ध्यान रखेंगे। यूनियन लिस्ट में 100 है, पहले 97 थे, अब 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में 61 है, पहले 66 थे, वो 5 उसमें से रिड्यूस करके कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया। कॉन्करेंट लिस्ट में इनिशियली 47 थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद इसके लिस्ट को प्रमोट करके 52 कर दिया गया। डिवीजन ऑफ पावर जो आप याद रखें कि ये एक फेडरल फीचर है। नेक्स्ट जो फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम रखा जाएगा। ये ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड है, जितने भी नियम कानून, जितने भी प्रोविजंस है या लॉ हैं, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो भी सही उसकी सैंक्टिटी को चेक किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, ये फेडरल फीचर आप ध्यान रखिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म, ये भी एक फेडरल फीचर है। कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, आपको इसको ध्यान रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से। स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, ये यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर्स का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे डिवीजन जो है वो एसिमेट्रिकल है एंड मोर इट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर इज टेकिंग दी मेजर डिसीजंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। तो आप यूनिटरी फीचर्स को आप ध्यान रखेंगे। लिस्ट को लिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल से। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इमरजेंसी पावर्स। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो आर्टिकल्स इससे डील करते हैं। आर्टिकल 350 to 360 एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, दैट इज़ आर्टिकल 52। किस ग्राउंड पे इसको डिक्लेयर किया जाता है, तो देखिए आप इसको याद करने के लिए वियर याद रख सकते हैं, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। क्लासिफिकेशंस जो है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए एक रिटन रिकमेंडेशंस का ज़रूरत है कैबिनेट से। ये स्पेशली प्रोविजंस है, ये ऐड हुआ था आफ्टर इमरजेंसी दैट वाज इम्पोज्ड इन 1975। तो 78 में एक बार आप चेक कर लेंगे कि ये 40, आई थिंक ये 44th अमेंडमेंट के बाद आया था। तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि ये 42nd था या 44th अमेंडमेंट था। इसके बाद रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट से एकदम इंपॉर्टेंट हो गया था नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल टाइम। जो पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी रिकमेंडेशन के लिए जाता है कि इम्पोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास 1 महीने का मोहलत होता है। अगर पार्लियामेंट 1 महीने तक अगर उस प्रपोज़ल को नहीं एक्सेप्ट करती है तो वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। अप्रूव करने के बाद जो ड्यूरेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर 6 महीना पे इसको अप्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट जो नेशनल इमरजेंसी से आपको ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। देखिए इसको नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए और रिवीजन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। रिवोकेशन, देखिए नेशनल इमरजेंसी कौन कौन रिवोक कर सकता है, मतलब हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट जो हैं नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं, या फिर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसको हटा सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अप्रूवल और रिवीजन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए हमको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। देखिए सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एंड द वोट। तो इस हिसाब से सिंपल मेजॉरिटी निकालते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर 300 मेंबर प्रेजेंट हैं और उसमें से सिर्फ 280 अगर वोट करते हैं, तो इसका 50% अगर आप देखें 50% वोट देखें तो 140 होना चाहिए। तो 141 अगर वोट पास हो जाता है तो ये सिंपल मेजॉरिटी हुआ। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी का क्राइटेरिया होता है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फिर मेंबर्स प्रेजेंट को हम नहीं देखते हैं, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट का 545 है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ के मेजॉरिटी पे फिर काउंट होगा। देखिए रिवोक करने का जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल सेशन अगर लोकसभा कन्वीन करती है, और ये स्पेशल सेशन तब होता है जब एटलीस्ट 10% जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स रिटन नोट देते हैं स्पीकर या प्रेसिडेंट को, और ये कन्वीन होता है विद इन 14 डेज। तो ऐसे रिवोक होता है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है
नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्टेट लिस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में चला जाता है एंड सेंटर गेट्स द पावर, रेसिडियरी पावर। फिर फंडामेंटल राइट जो है ये सस्पेंड हो जाता है अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। इंटरनल इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट नीड्स टू सस्पेंड द आर्टिकल 19। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंटर जो है वो डायरेक्शन देता है स्टेट्स को किसी भी मैटर पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट कैन चेंज इट। फिर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम, और ये इनडेफिनेटली, मतलब जब तक इमरजेंसी चल रहा है तब तक हर साल जब एक ईयर ख़त्म होने तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनेट टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो फिर इट सीजेस टू ऑपरेट। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल इमरजेंसी से जो आपको याद रखने की कंटिन्यूएशन ऑफ लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। देखिए जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई है और ख़त्म होने के बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको उस लॉ को अगर ऑथेंटिकेट नहीं करता है तो दैट लॉ विल डाई आफ्टर 6 मंथ ऑफ रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हम नेक्स्ट इमरजेंसी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल रूल। इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। देखिए आप ये जो टर्म है स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, आप इसको बाय हार्ट याद करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम जो है गिमिक करता है आपको ट्रैप करने के लिए। ये आर्टिकल 356 जो है ये डील करता है इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से। जो ग्राउंड जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन, और ये रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, जब गवर्नर रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है एंड यू नीड टू इम्पोज द स्टेट इमरजेंसी, तो होता है। देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जैसे नेशनल इमरजेंसी में था, इंटरनल और एक्सटर्नल। रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल टाइम, ये आप इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखेंगे। देखिए पार्लियामेंट के पास 2 मंथ होता है यहाँ अप्रूव करने के लिए एंड ड्यूरेशन जो है 3 साल तक यहाँ पे लगाई जा सकती है स्टेट इमरजेंसी। पीरियोडिक अप्रूवल हर 6 महीने पे चाहिए इसको। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि बियॉन्ड 1 ईयर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है अप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए और रिवाइज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। रिवोक करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट इमरजेंसी को रिवोक करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस में ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट जो है इट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, यहाँ पे गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट। नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट इफेक्ट होते थे, यहाँ पे नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंट कैन कन्फर एनी अथॉरिटी टू द सेंटर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट लिस्ट। प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट होती है। देखिए नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट्स पे पावर यहाँ पे नहीं बना रही है अपने आप से, और जब स्टेट इमरजेंसी होता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट डेलीगेट्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पॉइंट जो है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, तो लॉ जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और स्टेट जो है उसको अमेंड कर सकता है और अपील भी कर सकता है। देखिए लास्ट हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से है 360 है। ग्राउंड जो है थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इसका क्लासिफिकेशन लाइक नेशनल इमरजेंसी, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कैबिनेट से रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट अप्रूवल यहाँ पे 2 महीने में चाहिए एंड अगेन इट कैन बी डिक्लेयर, ड्यूरेशन जो है इसका इनडेफिनेट है। एक पॉइंट याद रखना है कि नो इंटरमीडिएट अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी से याद रखना है मेजॉरिटी की, सिंपल मेजॉरिटी इसको चाहिए इम्पोज करने के लिए। रिवोक करने के लिए देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिवोक करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्शन देते हैं, रिडक्शन सैलरी का हो सकता है, जजेस, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, और जितने भी मनी बिल्स है, फाइनेंशियल बिल्स हैं, दैट इज़ फॉर रिजर्वेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कंटिन्यूएशन ऑफ लॉज, नो लॉज आर इनैक्टेड ऑन द स्टेट लिस्ट। साइड ऑफ द लेक्चर देखिए चेंजेस आफ्टर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस हुआ, तो जो नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट 1978 में। फिर रिकमेंडेशंस फ्रॉम कैबिनेट इन राइटिंग, फिर 1 महीने का अप्रूवल थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी।
हमने ऑलरेडी ये पॉइंट देख लिया है। फिर पीरियोडिक अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स फॉर कॉन्टिन्यूएंस। फिर रिवोकेशन ऑफ लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा रिवोक कर सकती है नेशनल इमरजेंसी को। फिर राइट्स अंडर 19 जो है दैट कैन ओनली बी सस्पेंडेड अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे डिक्लेयर किया गया है। Only laws that are related with emergency cannot be challenged. Other laws made during emergency can be challenged for violation of fundamental right। देखिए ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट से। सस्पेंशन 20 and 21 का नहीं होता, मैंने बता दिया। 358 इज ओनली फॉर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन। 359 फॉर सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट दैट कैन बी डन ओनली थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। That's all for the lecture. I think these lectures are making sense to you and helping you in quick revision। आप PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है।